Good morning and Jai Hind, students, class 12. I'm very sorry to give you a video after a very long time. Actually, my health was not consistent and it was not easy for me, not comfortable for me to make the video every day, 2 or 3 videos every day. It was not looking possible for me. That's why I prepared the video for other classes, but for class 12, I failed to make the video. I'm very sorry for that. One thing you should remember कि यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी. Today we will study about electrochemistry. That was our running chapter. And here the topic that was left by me, we will study today that thing, that is conduction of current through electrolytic solution. Here the current means electric current. इस बात को समझने के लिए कि ये कंडक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो प्लॉटिंग ए ग्राफ, प्लॉटिंग अ ग्राफ. अब ये ग्राफ हम किसके बीच में प्लॉट करेंगे? इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने सपोज दैट ये आपका कंडक्टेंस वर्सेस या मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं ये समझने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट मोलर कंडक्टेंस पे पड़ता है. इसको समझने के लिए हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ग्राफ के लिए आप जानते हैं कि दो वेरिएबल्स लिए आते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इन दोनों को हम वेरिएबल को सेट करके ग्राफ खींचते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, इसको बार बार याद रखने की जरूरत है. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब हम लोग ग्राफ को खींचने का प्रयास करेंगे तो जो ग्राफ इसकी आती है, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया इस लाइन पर और इस कोऑर्डिनेट पर हमने कंडक्टेंस ले लिया, मोलर कंडक्टेंस डेल्टा एम लैम्डा ले लिया. अब जो ग्राफ इसका प्लॉट किया जाता है वो ग्राफ आपका अपर कर्व लेके ऐसे आता है. ग्राफ जब अपर कर्व लेके आता है तो हमको कोई रिलेशन नहीं मिलता. इसलिए रिलेशन नहीं मिलता कि स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्ट्रेट लाइन आने पर ही हम रिलेशन पाते हैं. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो कोई रिलेशन हमको नहीं मिलता. तो अपर कर्व में जाने का मतलब ये हुआ कि इसका जो डिपेंडेंस है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू c रेज़ टू द पावर 1/n. इस ग्राफ का ये मतलब होता है. आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो तो ये बात आपको पता होना चाहिए. नहीं तो जो कंडक्टेंस है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री है. ये फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में एक बात आपको सीधा बताया कि केमिस्ट्री इन फिजिक्स, फिजिक्स इन केमिस्ट्री. तो फिजिक्स का सहारा हम इसमें लेंगे ही लेंगे. और फिजिक्स बगैर मैथमेटिक्स के समझना असंभव. कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को समझ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता. तो यहाँ हमने ग्राफ को जब प्लॉट किया, किसके बीच में, मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया, तो ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमको अपर कर्व मिल रहा है. तो ये जो अपर कर्व हमको मिल रहा है, तो अपर कर्व मिलने का ये मतलब होता है कि लैम्डा जो है ये कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन क्या है, 1/n है. तो n की वैल्यू हम पहले पता लगाएंगे. तो n की वैल्यू को पता लगाने के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और n की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं. इस तरीके से ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं. अब जिस वैल्यू पर स्ट्रेट लाइन आ जाती है वहां हमको रिलेशन मिल जाता है. तो स्ट्रेट लाइन हम लोग तलाशने का एक तरीका यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं. अब सपोजिंगली यहाँ जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट करने में हमको अपर कर्व मिला. अब अपर कर्व मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि 1/2 के बीच में ग्राफ लेते हैं. तो ये आपका लैम्डा है, जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस. इस पर हमने ग्राफ में एक परिवर्तन आया, c 1/2 ले लिया.
तो C1/2 जब लेते हैं तो क्या होता है, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम केसीएल का ग्राफ खींचते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने यूज किया है सॉल्यूशन में। तो ये ग्राफ जो हम बनाते हैं, सॉरी, ये ग्राफ नियर अबाउट लो एंगल पर ऐसे बना, ये ग्राफ आपका बनेगा। अब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो है हमको रिलेशन देगा। स्ट्रेट लाइन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपको मिला होगा। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपने पढ़ा है, ये क्लास 10th की चीज है, सबको मालूम है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। तो ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल है आपका, और यहाँ x क्या है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल है। और m क्या है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। और c क्या, c आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। तो पहले हम बात को फिर से समझते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, कंडक्टेंस की रीडिंग आप ले लेते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी रीडिंग लेते हैं। जब आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने पर अपर कर्व आपको मिलता है। अपर कर्व के मिलने का मतलब ये होता है कि जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c रेज़ टू द पावर 1/n के। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की जगह पर हम 2 रखते हैं, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाती है, वो वहां हमको स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला एक्टिव कर देना है। और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c, जो आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। m क्या है, y यहाँ एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और m क्या है, टेंजेंशियल कोएफिशिएंट है, और c आपका इंटरसेप्ट है। ये ग्राफ की वैल्यू आपने पाई। अब हम लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन को जब पा चुके हैं, तो स्ट्रेट लाइन को पाने के बाद हम क्या रिलेशन दे सकते हैं। बहुत सिंपल रिलेशन जो यहाँ से हमको मिल रहा है, वो यही एक रिलेशन मिलता है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू c 1/2। ये बड़ा ही सिंपल रिलेशन हमको मिल रहा है। इसमें और भी चीजें आ सकती है, लेकिन फिलहाल हम इतने रिलेशन से अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, अगर इसका आप स्लॉप एंगल देखेंगे, ये एंगल आप, अगर आप इसके एंगल को देखेंगे, तो यहाँ जो एंगल है थीटा, it's very small angle, it's very small angle, it's very small angle, small angle। अब सवाल ये उठता है कि एंगल इतना स्मॉल क्यों है, एंगल के बहुत स्मॉल होने का वजह क्या है। कहने का यह अभिप्राय हुआ कि जब कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ाते हो, ठीक, जब कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को आप घटाते हो, क्योंकि ग्राफ इस साइड जा रहा है, तो यहाँ 0 पॉइंट आपको मिलेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ घट रहा है। जब कॉन्सेंट्रेशन आप घटाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के घटने के साथ इंक्रीज करती है। इसको ध्यान में रखना। यहाँ हम कहें कि माइनस साइन लगाते हैं, इसलिए कि घटने के साथ ही अपने आप को इंक्रीज कर रही है। तो घटने से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन बहुत कम इंक्रीज कर रही है। तो इस बात को समझेंगे यहाँ पास लो एंगल थीटा, या इस वेरी स्मॉल एंगल shows a small increment in conductance, shows a small increment in conductance, ये कंडक्टेंस में स्मॉल इंक्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत कम कंडक्टेंस इसकी बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा कंडक्टेंस बढ़ता है। अब थोड़ा थोड़ा कंडक्टेंस इसका क्यों बढ़ रहा है, कंडक्टेंस हाई लेवल पर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो कारण यह है कि I की वैल्यू अगर हम KCL को उठाते हैं, तो KCL के लिए I = 1, यानी कि इसका आयनाइजेशन क्या है, 100% आयनाइजेशन ऑफ KCL, 100% आयोनाइजेशन ऑफ KCL, KCL का 100% आयनाइजेशन होता है, अर्थात K+ और Cl- आयन 100% उपस्थित है।
अब इसमें आप पानी डालते हो, डाइल्यूट आप इसको करते हो, तो इसमें आयंस पैदा नहीं होते। जब कॉन्सेंट्रेशन इसका ड्रॉप करोगे तो इसमें आयंस नहीं आएगा। जब आयंस नहीं आएगा तो ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, ये समझना होगा। ये इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, इस इंक्रीमेंट को समझना होगा। और इस इंक्रीमेंट का वजह क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं इस जगह पर, द रीजन ऑफ इंक्रीमेंट, द रीजन ऑफ इंक्रीमेंट इन कंडक्टेंस, ऑफ इंक्रीमेंट, the reason of increment in conductance, in conductance, conductance is the drop in attractive forces, drop in attractive forces, attractive forces। इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ड्रॉप करता है, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं K प्लस है और Cl माइनस है तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये इधर भागने में क्या होगा, कामयाब नहीं होगा, लो मोशन, इसका मोशन लो हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडक्टेंस जो है, कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो कंडक्टेंस कम होती है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जब आप पानी उसमें डालेंगे तो क्या होगा, आयंस दूर होते चले जाएंगे, और जब आयंस दूर होंगे अर्थात ये जो स्थिति है, आपका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो डिक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो यहां मैं इस बात को लिख रहा हूं, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ड्यू टू लेसनिंग इन अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेसनिंग इन अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जो यहां कंडक्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है, आयंस के बढ़ने के कारण नहीं कर रहा है, क्योंकि आयंस तो ऑलरेडी आपके बने हुए हैं। इसके इंक्रीमेंट करने का कारण यह है कि जब हम पानी डालते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो आयंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है। जब अट्रैक्शन घट जाता है तो इनका मोशन क्या होता है, तेज हो जाता है और कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। तो यहां इस ग्राफ के आधार पर जो फॉर्मूला विकसित होता है कंडक्टेंस का, अब यहां आप एक चीज देखें कि ये जो चल रहा है लाइन, ये बड़े लो एंगल की लाइन, लो एंगल का लाइन होने की वजह से यहां आप देखेंगे कि ये रीडिंग आपको मिलेगी, दिस रीडिंग वी गॉट, दिस रीडिंग वी गेट, ये रीडिंग आपको मिल जाए। लेकिन यहां जो कंडक्टेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है, इस इलाके को आप देखें तो यहां जो कंडक्टेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है वो, इस इंक्रीमेंट के इलाके पर आप इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हो तो ये लगभग स्ट्रेट है, लगभग स्ट्रेट है। यानी कि कंडक्टेंस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कंडक्टेंस का इंक्रीमेंट क्या है, इमेजरेबल है। यहां इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट इज इमेजरेबल, इंक्रीमेंट इज इमेजरेबल। आप इस इंक्रीमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। जब ये इंक्रीमेंट मेजर नहीं होगा तो हम इसका लेमडा जीरो कैसे निकालेंगे, तो निकलेगा नहीं हमको। तो नहीं निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। ये टेक्निक जो है एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है, क्योंकि लाइन हमको मिल गई, इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो मैथमेटिक्स में इसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, फिजिक्स में ये एक्स्ट्रापोलेशन के रास्ते चीजों को जाना है। तो इस जगह पे क्या है, सी आपकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपका जीरो है, तो जीरो कंडक्टेंस, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड लैम्डा जीरो। ठीक है, तो ये लैम्डा जीरो हमने पा लिया। अब इस बात को पूरा का पूरा आप समझिए और अपने दिमाग में रखिए। ये इलाका थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा है कि इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स को ज़्यादा फंक्शन कराया जाता है। फिजिक्स अपने आप में आपको भी पता है, पढ़ते भी हो, आपको शायद पूरी बात समझ में ना आती हो। पूरी बात न समझ में आने का एक बहुत छोटा सा वजह क्या है कि फिजिक्स में जो पिक्चर है, जो थीम्स हैं, उसके डायग्राम दिमाग में नहीं बनते, और आदमी तभी सीख पाएगा जब उसका चित्र उसके दिमाग में बने। फिजिक्स को हम क्वांट सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं कि जो चित्र बनता है वो मेंटल एनालिसिस से बनता है। अगर आपका दिमाग बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस आप करने में कामयाब नहीं हो, तो जो दिमाग में चित्र है वो बन नहीं पाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए फिजिक्स को क्वांट सब्जेक्ट कहा गया। आपने नहीं देखा केमिस्ट्री को कोई क्वांट सब्जेक्ट कहते हैं, ये कोई क्वांट सब्जेक्ट नहीं है। क्वांट सब्जेक्ट में सिर्फ फिजिक्स ही आता है।
क्योंकि उसमें बहुत एनालिसिस करने के बाद दिमाग में, मस्तिष्क में एक चित्र बनता है और वही चित्र हमको ज्ञान देता है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, आइंस्टीन के अंदर में जितने भी लड़के पीएचडी कर रहे थे उसमें से एक लड़का भी पीएचडी नहीं कर पाया, जबकि आइंस्टीन बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स का। उसकी काबिलियत ये नहीं थी कि एक लड़के को भी वो फिजिक्स में पीएचडी करवा दे। कारण क्या था? कारण आइंस्टीन में कमी नहीं थी, उसके स्टूडेंट में कमी थी। इसलिए कि आइंस्टीन जिस तरह की बात करता था, समझाता था, उसका मेंटल पिक्चर उन लड़कों से एनालाइज होकर नहीं बनता था, इसलिए उसकी बात समझ में नहीं आती। तो शायद पता भी हो कि आइंस्टीन पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें थ्योरेटिकल फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नॉर्मल थ्योरेटिकल फिजिक्स में किसी को नोबेल नहीं मिला हुआ है। तो ये इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी दूरता है और उसको समझने के लिए हमको कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए हमारे पास, थोड़ा सा उसको और एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी ये बात हमारे समझ में आएगी। ठीक, अब हम लोग जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये ग्राफ जो है अब हमें इक्वेशन देगा किस बात का? तो सबसे पहले यहां जो टर्म एक मिला हमें, उस टर्म को समझते हैं लैम्डा जीरो। ये जो मिला, जो लैम्डा जीरो आपने पाया है वो क्या है? मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, एट जीरो कंसेंट्रेशन। ये जो मोलर कंडक्शन आपने पाया वो जीरो कंसेंट्रेशन पर आपने पाया इसके कंडक्टेंस को। तो जो ग्राफ आपने देखा है वो ग्राफ आपको एक इक्वेशन देगा। इक्वेशन क्या देता है कि इक्वेशन हमको मिलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा जीरो माइनस ए सी रेज टू द पावर 1/2। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि लैम्डा जीरो माइनस ए सी रेज टू द पावर 1/2। ये इक्वेशन हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन से। ये स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस करने पर ये हमको मिलता है। तो अगर हमको लैम्डा जीरो की वैल्यू मालूम ना हो तो हम लैम्डा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको हमको पता लगाना पड़ता है। इसका हमने पता कैसे लगाया है? इसका पता हमने एक्स्ट्रा प्लोटेशन से किया है, एक्स्ट्रा प्लोटेशन से निकाला है। एक्स्ट्रा प्लोटेशन से इसे निकाला है कि इसकी रीडिंग हमको मिल नहीं गई थी, तो हमने लाइन को आगे बढ़ा दिया। जिस ट्रेडिशन में लाइन आ रही थी, जिस ट्रेंड से लाइन आ रही थी, उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पर ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद ये क्या है? ये प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहा जाता है। और प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंसी कहां है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इसका यह मतलब है ए कांस्टेंट होगा किस कंडीशन में? ए कांस्टेंट तब होगा जब आप सॉल्वेंट नहीं बदलते हो। ए कांस्टेंट तब होगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं बदलते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सॉल्वेंट वही है और इलेक्ट्रोलाइट वही है, तो ए की वैल्यू फिक्स होकर चलेगी। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट बदल दिया तो फिर ए की नई वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट आपने बदल दिया तो ए की वैल्यू नई हो जाएगी, लेकिन उस इलेक्ट्रोलाइट और उस सॉल्वेंट के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमको समझना है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप इसे कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे NaCl है। तो NaCl किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है? यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, इसकी टाइप लिखते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट आपका 1,1 इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसमें केटायन 1 है और एनायन क्या? O भी 1 है, इसलिए 1,1 इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम मान लिए CaCl2 ले लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा टाइप है? इलेक्ट्रोलाइट का 1,2 टाइप है, इलेक्ट्रोलाइट का 1,2 टाइप है, क्योंकि एक तो 1 है लेकिन ये आपका 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स को देखते हैं और इस टाइप के ऊपर ये ए की वैल्यू डिपेंड करती है। तो लैम्डा जीरो जब तक हम नहीं निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को निकालने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं, तब तक ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और इसलिए हम लोग लैम्डा जीरो को पहले निकालते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस तैयार करते हैं तो वैसी स्थिति में हमको क्या मिलती है ये समझना है। तो केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, केस ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये आपका लेमडा है और ये यहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिया गया है। जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के प्लॉट करने पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप गिराएंगे ग्राफ वैसे वैसे शार्पली ऊपर की ओर जाकर के यहां ऐसे हो जाता है। तो यहां जो इंक्रीमेंट है, शार्प इंक्रीमेंट इन कंडक्टेंस, शार्प इंक्रीमेंट इन कंडक्टेंस, शार्प इंक्रीमेंट इन कंडक्टेंस। तो ये जो इंक्रीमेंट है बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे मान लिया हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोजिंगली हम इसी पर काम कर रहे हैं, CH3COO और यहाँ H लेते हैं, इसी के ऊपर अपने इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो आपको मालूम है क्या है, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने का इसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आप डाइल्यूशन इसका करेंगे तो डाइल्यूशन करने के साथ साथ क्या होगा, इसका आयनाइजेशन बढ़ने लगेगा। तो यहाँ देखते हैं एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वी। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा है। और यहाँ जो लॉ मिलता है हमको, यहाँ जो नियम मिलता है उस नियम को हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या है? ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये कहता है कि जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे उसका आयनाइजेशन बढ़ने लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आयन देगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा आयन देगा तो आयन की संख्या बढ़ रही है और इसलिए कंडक्टेंस तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि आयन्स बढ़ रहे हैं इसलिए कंडक्टेंस बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहां जाकर के अगर आप देखें इस पॉइंट पर, तो ये जो लाइन है, अगर आप मान लीजिए इसको ए बी मानते हैं और इसको सी डी मानते हैं, तो क्या आपको मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या आपको मिलता है। और इसके मिलने का क्या मतलब, इसके मिलने का मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल हो गई आपको। तो लाइन ऑफ कंडक्टेंस, लाइन, ये लाइन जो आपको मिल रही है, ये लाइन सपोजिंगली इसका मैं एक नाम रखता हूं एक्स वाई लाइन एक्स वाई becomes parallel to y axis, becomes parallel to y axis, ये y axis के पैरेलल हो जा रहा है, ये y axis के पैरेलल हो रहा है। तो y axis के पैरेलल होने का मतलब क्या होगा? y axis के पैरेलल होने का मतलब हो गया कि कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये मीनिंग निकलती है। तो इस पॉइंट पर हम जो अपना कंक्लूजन निकालते हैं क्या है कि कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट, कंडक्टेंस हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टेंस जो है कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये आपको पता है। जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इसका लेमडा जीरो निकलेगा कैसे, लेमडा नॉट निकालने का रास्ता नहीं है। तो यहां लिखेंगे ग्राफिकल मेथड फेल्स, ग्राफिकल मेथड फेल्स to give the value of this lambda zero. Graphical method fails to give the value of lambda zero for weak electrolytes. Weak electrolyte के केस में ये वैल्यू हमारी फेल कर जाती है। जब ये वैल्यू फेल करेगी, क्यों फेल करेगी? ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो लैम्डा जीरो आपको मिलेगा नहीं। तो यहां हम लिखते हैं they will never intersect, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ग्राफिकल मेथड से लैम्डा जीरो नहीं निकल पाएगा। तो जब लैम्डा जीरो नहीं निकल पाएगा तो हम क्या करेंगे? ये मेथड तो हमारा फेल कर गया। अब ये मेथड फेल कर गया तो इस जगह पर एक वैज्ञानिक थे ख्रास्क,
उन्होंने अपना ला दिया। यहां एक नया मेथड चलता है जिसे लोग कोलरस लॉ कहते हैं। अब लॉ जो यहां आती हैं उसे हम लोग कहते हैं कोलरस लॉ। यह कोलरस लॉ है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस पे लगाया जाता है। तो कोलरस लॉ क्या कहता है, इसके कहने का क्या अभिप्राय है? कोलरस लॉ यह कहता है कि जो कंडक्टेंस है वो आयंस की संख्या पर डिपेंड करता है, जितना आयंस होगा उतना कंडक्टेंस होगा, सीधी सी बात है। क्या लिखेंगे हम लोग? कंडक्टेंस इज determined by the number of ions furnished by conductance is determined by the number of ions furnished by weak electrolyte in the solution. तो कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयंस बनते हैं उनके संख्या पर डिपेंड करता है। उनकी संख्या हम डिटरमिन कर लेंगे, कंडक्टेंस हमको मिल जाएगा। तो अब अगर हम लोग मान लिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर V0 पॉजिटिव आयंस बनते हैं और V0 नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में लैम्डा जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो लैम्डा जीरो की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, लैम्डा जीरो विल बी इक्वल टू V0 प्लस V0 माइनस। अब इस रास्ते हमने लैम्डा जीरो को निकाल लिया। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट लगा के संख्या को जाना जा सकता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो, कोई भी आयंस बनता है तो क्या करता है, अपोजिट पोल पे जाकर डिस्चार्ज बनता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो उसके अमाउंट से हम लोग आयंस की संख्या डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मोल इक्वल्स टू 6.0228 into 10 to the power 23 आयंस। ये आप जानते हैं। तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो कितना सब्सटेंस उसका है उसके मोल को निकालते हैं, मोल को एवोगाड्रो नंबर से जोड़ करके आयंस की संख्या बाहर कर लेते हैं। तो आयंस की संख्या जब हमको मिल जाती है तो लैम्डा जीरो की वैल्यू हम यहां से बाहर कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है, कोलरस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा जीरो को निकालने का एक एक्सपेरिमेंटल मेथड सजेस्ट किया और इसके द्वारा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा जीरो निकालते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, इसको हम लोग देखते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या। यहां वो देखते हैं कि यहां कंडक्टेंस जो है आपका अल्फा जो होता है वो लैम्डा है और इसके बदले लैम्डा जीरो, ये गलत है। इसे आप देखिए कि इसका जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन कैसे निकलता है? तो आयनाइजेशन अगर मान लिए कि आयनाइजेशन को हम लोग अल्फा मानते हैं तो अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट, ये होता है इसकी वैल्यू। जब हम आयनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो Ka इक्वल्स टू यहाँ हम पाते हैं, जो Ka इक्वल टू क्या पाते हैं? सबसे पहले हम आयनाइजेशन के लिए कोई लेते हैं, A और B है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब ये आयनाइज कर जाता है तो ये आपका A प्लस बनाता है और यहाँ आपको B माइनस बनाता है। अब अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यहाँ देखते हैं कि सपोजिंगली शुरुआत में इसका कॉन्सेंट्रेशन C था व्हेन T इक्वल टू 0, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर है आपका क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में आप इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ अगर कॉन्सेंट्रेशन C मानते हैं और ये मानते हैं कि T इक्वल टू क्या हो गया? T इक्वल टू 0 है, अर्थात रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। अगर इक्विलिब्रियम आ जाती है T, वो टाइम है, टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड,
अगर इस टाइम पर इक्विलिब्रियम इसका अटेंड हो जाता है तो इक्विलिब्रियम के अटेंड होने पर मान लिया कि ये अल्फा आता है और ये आपका अल्फा आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सी माइनस अल्फा हो जाएगा, ये सी माइनस अल्फा हो गया। अब के ए हम निकालेंगे एसिड का, के ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा यहाँ पास आपको, अल्फा सॉरी ये सी अल्फा कहलाता है, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा और डिवाइडेड भी यहाँ क्या मिला आपको, सी माइनस सी अल्फा, ये आपको मिल जाता है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि कौन सी को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ जो मिलेगा सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा और इस जगह पे क्या होगा, सी को बाहर निकालते हैं 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देते हैं। तो क्या मिला, के की वैल्यू को क्या निकल गई, के की वैल्यू निकल गई सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमको मिल जाता है। और जब ये वैल्यू मिल जाता है तो के ए की वैल्यू में अब हम लोग अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुटअप करते हैं, तो के ए की वैल्यू में अल्फा की वैल्यू से पुटअप करेंगे, के में हम निकालें तो सी अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर से हम क्या लिखेंगे, लेमडा अपॉन लेमडा जीरो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ अल्फा है तो लेमडा अपॉन लेमडा जीरो, यहाँ से हम के ए की वैल्यू इसकी निकालते हैं। और k की वैल्यू निकालने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि आयंस इसके कितना बने हैं। आयंस बनने के बाद यहाँ जो अल्फा इंटू आपको मिल रहा है लेमडा अपॉन लेमडा जीरो निकालना आपको, आप क्या करेंगे, तो लेमडा जीरो विल बी लेमडा अपॉन अल्फा, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाती है। तो ये कंडक्टेंस थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ टफ जैसा दिख रहा है, लेकिन वैसा कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप चीज़ों का अभ्यास करें, इसको 2-3 बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझसे मेरी वेबसाइट पर भेजें अपने क्वेश्चंस को, मैं इसको फिर से समझा सकता हूँ। थैंक यू।